तो चलिए मैं आपको जल्दी से एक बार इसका क्रिटिकल एनालिसिस बता देती हूँ। मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे यू आर familiar with critical reception, critical analysis, critical comment, but yes, analysis is critical evaluation, anything, but it's a evaluation critically. When we evaluate any work, any write up critically, that is called critical evaluation. फिल्म क्रिटिक भी होते हैं, और इस तरह से जो क्रिटिक होता है वो पूरे प्रॉज एंड कॉन्स कीप इन माइंड एंड देन ही इवेल्युएट द टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल एनालिसिस है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्रिटिकल एनालिसिस किसको कहते हैं। कि जब आप क्रिटिकली दोनों तरफ से उसके प्रॉज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख के किसी टेक्स्ट को, किसी राइटअप को, किसी नॉवल को, किसी पोएम को दोनों तरफ देख के उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख के क्रिटिसाइज करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एनालिसिस। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कि सन्स एंड लवर्स जो है, ओरिजिनली मैंने बताया था इट वाज टाइटल पॉल मॉरल, है ना। तो सन्स एंड लवर्स ओरिजिनली टाइटल पॉल मॉरल एंड इट वाज पब्लिश इन 1913। तो ये याद रखना कि इसका पहले आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, वेन एवर यू आर writing, you are cracking this question. So in the beginning, in introduction, you can write that Sons and Lovers originally titled Paul Morrell, and it was published in 1913, 1913, याद रखना इस ईयर में ये पब्लिश हुई है ना। अच्छा, इट इज़ लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि इनके साथ खुद के साथ D.H. लॉरेंस जो इतने ऑब्सीन और उन्होंने इतना सब लिखा है खुलकर, तो कहते हैं उनकी खुद की पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, उन्होंने घर में कभी अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं देखा था। तो जो मिसेस मॉरल है, अ लेडी ऑफ कल्टिवेटेड एंड रिफाइंड टेस्ट, जो कि एक बहुत अच्छी फैमिली से आती है, मैंने बताया आपने उसमें, शी इज़ अ कल्टिवेटेड लेडी एंड रिफाइंड टेस्ट, मैरिड टू अ माइनर, जो धोखे से इससे अट्रैक्ट हो जाती है वॉल्टर मॉरल से, और शादी हो जाती है, एंड इज़ अ वेरी अनहैप्पी विद हर मैरिज, और बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं रहती, बट बिकॉज ऑफ हर गुड नेचर्ड लेडी एंड कल्टिवेटेड natured, that's why she does not leave, rather she tries to adjust, cope up her life. अब उसमें होता यह है कि ये जैसे जैसे बच्चे इसके बड़े होते हैं, सन्स स्पेशली, तो वो उनको शी सिलेक्ट दैम एज लवर्स, वो उनको लवर जैसा, लवर मतलब वो उतना प्यार बच्चों से चाहने लगती है। और फिर ये जो है इसका जो प्लॉट है, वहाँ उसी एंगल से फिर उसको प्लॉट को निट किया गया है, उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर उसने उस प्लॉट में बताया है कि बड़ा ही अच्छा प्लॉट है इसका, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल सुपर फ्लूइटीज़, राइट। कि सुपर फ्लूअस नहीं, जो है वो नेचुरल है, चाहे मदर और सन का रिलेशनशिप हो, जो भी हो, राइट। द कैरेक्टर्स आर सीन फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एज इमोशनली रियलाइज फ्रॉम विद इन, मतलब यहाँ हम बाहर भी उनकी प्रोग्रेस देखते हैं कैरेक्टर्स की, और अंदर भी, कि पॉल मॉरल स्पेशली वो कैसे मैच्योर हो जाता है, कैसे इमोशनली वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। तो ये इसका सबसे बड़ा वो है। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि ये नॉवल इज़ अ फेथफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, जो भी है, क्योंकि मॉरल D.H. लॉरेंस ने अपनी लाइफ में भी यही देखा था। तो वहाँ पे वो एक लाइफ है जहाँ माइनिंग में लोग काम करते हैं, कितने फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये जो माइनिंग विलेज है बेस्टवुड, यहाँ वॉल्टर मॉरल काम करता है, और उनको लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये इस तरह का। और उसका रिpercussion ये होता है कि बहुत मैनी माइनर्स आर ड्रंकार्ड, वो ड्रिंक करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, प्रोफेशनल तो रहती है, इस तरह का होता है। एनीवे, अब हमने समरीज़ की देख ली थी। तो आप कभी भी याद रखो, क्रिटिकल इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तो जो मैंने अभी बिगनिंग में बताया, ये आप उसका बैकग्राउंड लिखना, फिर आपको हर क्वेश्चन के आंसर में समरी तो बताना ही है। summary is the part of each and every question, what kind of question is there, but you have to tell the summary. That's why uh, remember summary by heart, right, which is very important. That's why I'm repeating here. आपको पता है कि नॉवल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या फोकस करता है, मिसेस मॉरल और उनकी अनहैप्पी मैरिज और ड्रिंकिंग, माइनर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उनके हस्बैंड वाइफ के कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं, और फिर उसके बाद इवन वो क्या करता है,
गटरूड मॉरल को बंद कर देता है लॉकअप में, और उसको मतलब ये जो सॉरी जो गटरूड मॉरल इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती कि कभी कभी अपना सिर फोड़ने लगती, लेकिन वो जाती कहीं नहीं है, और वो अपना ड्रॉर से खूब ज़ोर ज़ोर से, कई बार ऐसा नॉवेल में हम देखते हैं कि अपने आप को बंद करके और खूब ज़ोर ज़ोर से सिर पटकने लगती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि क्या करे। लेकिन एनी हाउ शी ट्राइज टू कोप अप। अब इसके इसी बीच में 4 बच्चे हो जाते हैं। तो विलियम इसका सबसे बड़ा एल्डेस्ट सन इज़ विलियम, जिसको वो बहुत प्यार करती है, उसका सबसे फेवरेट बच्चा होता है, लेकिन वो बहुत जल्दी उसकी तबीयत ख़राब होने के कारण वो बहुत ही जल्दी मर जाता है। और जैसे उसकी डेथ होती है तो फिर शी इज़ क्रश्ड, और फिर ये टूट जाती है। और फिर यहाँ पर ये एकदम रियलाइज़ करती है कि फर्स्ट चाइल्ड को इतना अटेंशन दे दिया कि पॉल भी सिक रहता है, लेकिन ये पॉल को, सेकेंड चाइल्ड को अटेंशन नहीं दे पाती। तो अब उसका पूरा अटेंशन किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, सेकंड चाइल्ड पॉल की तरफ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। और पॉल भी मम्मा मम्मा और वो पैम्पर्ड चाइल्ड हो जाता है, और इनके बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन और अटेंशन एक दूसरे को देने लगते हैं कि बस माँ बेटे एक दूसरे के लिए रहते हैं। पर अब चूँकि पॉल बड़ा हो गया तो इसकी लाइफ में मिरियन लीवर्स करके एक लड़की आती है, और फिर ये एक फार्म हाउस है वहीं पर इनके घर के पास में, वहाँ पर रहते हैं ये। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे चूँकि पास में ही रहते हैं तो इन लोग मिलना जुलना इनका काफ़ी हो जाता है। और परंतु मिरियम जो है, मिरियम के साथ पॉल का रिलेशन बड़ा प्लेटोनिक रिलेशन होता है, क्योंकि रिलेशनशिप होता है जिसमें फ़िज़िकल रिलेशन नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वॉक जाते हैं और बहुत हेल्दी टॉक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिसेस मॉरल है, गटरूड मॉरल, वो जब मीडियम से, मैंने आपको बताया, मिलती है तो शी डिसअप्रूव, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। और वो क्या करती है कि उसको लगता है कि नहीं, ये शादी तो हो ही नहीं सकती, एनी हाउ शी रिजेक्ट्स फॉर मैरिज। और उस तरह से पॉल डिसहार्टेंड तो होता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता वो, और उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स दबा लेता है। अब जब वहाँ पे सेकेंड टाइम उसकी लाइफ में क्लैरा डेव्स आती है, तो क्लैरा डेव्स सेपरेटेड लेडी है, हस्बैंड से अभी सेपरेटली रह रही है। लेकिन वो क्या होता है, वो क्लैरा बिगनिंग में ही चाहती है कि पॉल के साथ उसके रिलेशन, तो वो कहती है कि क्लैरा कहती है कि मतलब मैं आई एम रेडी विद रिलेशनशिप। हालांकि वो पहले मिरियम से पूछती है, पर मिरियम कहती है कि नहीं, तुम खुद सोच लो, अगर तुम्हारे साथ पॉल पॉल अगर कंफर्टेबल है तो यू जस्ट गो फॉर दिस डिसीजन, है ना। तो शी टेल्स हिम दैट he should consider consummating their love, and he returns to Miriam to see how she feels, है ना। अब पॉल और मिरियम चलो यहाँ पर ही भी हो जाता है, लेकिन जब बताया मैंने आपको कि क्लैरा भी उसकी लाइफ से चली जाती है, और लास्ट में जब वो पॉल एक बार फिर से, लास्ट में जब नॉवेल एंड होती है तो वो फिर से मिरियम को अप्रोच करता है, वो फिज़िकल रिलेशन भी बन जाते हैं। पर उनको लगता है कि इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं है, और वो बड़े थोड़ी देर खुश होते हैं, लेकिन इमीडिएटली वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैरिज तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम जो हमारे बीच में ब्रेक ऑफ हुआ है वो है, और अब हमारी सोल अलग अलग है, एंड दैट्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर मैरिज। तो वो क्या करता है कि फाइनली उस ब्रेकिंग रिलेशनशिप से को ख़त्म करता है, और उसके बाद क्लारा के साथ तो उसका अफेक्शन रहता ही है, परंतु बाद में मैंने आपको बताया कि क्लारा बैक्स्टर से मिलती है, क्योंकि वो बैक्स्टर जो है, पहले लड़ाई होती है बैक्स्टर के साथ, खूब एक ही कंपनी में काम करते हैं। तो क्लैरा और पॉल जब एक ही कंपनी में काम करते तो वो तो बैक्स्टर को पता चल जाता है, सॉरी क्लैरा और पॉल नहीं, बैक्स्टर और पॉल एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो उसको पता चलता है कि मेरी वाइफ के साथ अफेयर चला रहा है। तो इनका खूब झगड़ा होता है, वो उसको फिजिकली एक बार डैमेज भी करता है। पर धीरे धीरे जब वो पॉल अपनी मदर को हॉस्पिटल में देख रेख करता है, तो उसी हॉस्पिटल में बैक्स्टर को भी कुछ प्रॉब्लम होती है, वो भी एडमिट है, और फिर इनकी अच्छी रेपो बन जाती है, और ये एक तरह से उसको हैंड ओवर कर देता है क्लैरा को। क्लैरा शुरू में थोड़ा नाराज़ होती है कि ये गलत बात है, तुम मुझे इस तरह से वो कर रहे हो, मतलब तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, पर फिर वो मान जाती है।
अब यहाँ पर क्या होता है कि गटरूड जो है इसकी मदर, ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को लेके, तीनों बच्चों विलियम, पॉल और आर्थर को लेके ये क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। और उसके बाद जब पर वो मर जाती है तो क्या होता है कि वो फाइनली गटरूड जब उसकी डेथ हो जाती है मदर की, तो पॉल फिर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रहता है। और पॉल अब समझ में नहीं आता उसको कि वो कहाँ जाए, इतनी ज़्यादा उसको मेंटल सफरिंग होती है। और ये मैं स्टोरी आपको अभी डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि जो लॉरेंस के फादर थे वो भी एक्चुअली मॉरल माइनर ही थे, और वो बड़े अनकल्चर्ड और ड्रंकार्ड भी थे। और सेम यहाँ पर जो वॉल्टर है एक्चुअली वो डीएच लॉरेंस के फादर ही है। और जैसे पॉल की मदर, तो लॉरेंस की भी मदर जो थी वो वैसा ही जस्ट बहुत ही अच्छी लेडी थी। पॉल डीएच लॉरेंस की मदर जैसे पॉल की मदर है वैसा, परंतु वो बाद में उनकी कुछ इंटीमेसी उनका कुछ हो नहीं पाता, राइट। तो ये एक तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये वो गटरूड मॉरल है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े हो जाते हैं ना। अब क्या होता है कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉरल लॉरेंस ने भी अपनी लाइफ में देखा है कि राइट फ्रॉम बिगनिंग, छोटा से जब लॉरेंस छोटे थे तो लॉरेंस वॉज टॉर्चर्ड सोल फॉर फुल 55 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। 45 ईयर्स इनकी लाइफ के पूरे करीब 45 साल इन्होंने खूब झेला है। और बीइंग हाईली सेंसिटिव ही रिएक्टेड शार्पली, सफर्ड इंटेंसली। और ऐसे माहौल के बच्चे फिर इसी तरह से हो जाते हैं, और वो खुल के और बहुत मुखर होके अपनी बात कहते हैं। और फिर क्या होता है कि उन्होंने देखा डीएच लॉरेंस ने कि उनके पेरेंट्स नेवर एंजॉयड कंजुगल फेलिसिटी, कि उन साथ में रहना, खाना पीना, एक दूसरे का वेट करना, कुछ चाय पीना, कुछ वैसा उन्होंने कभी अपने घर में देखा नहीं। तो द होम एटमॉस्फेयर वॉज एम्पिटर्ड बाय देयर एंडलेस bickerings and repelled by the coarse brutality of his father। उसके फादर की ब्रूटिलिटी, मारना पीटना घर में लॉरेंस ने देखा, और इसके कारण वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई। एक सिंपैथी भी थी, और सेम पॉल के साथ होता है। एंड शी टू फ्रस्ट्रेटेड इन हर मैरिज। और मदर इतनी फ्रस्ट्रेट होती है, उस समय तो लाइफ इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से बच्चों पे डिपेंड हो जाती है, एंड पर्टिकुलरली पॉल पे ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। उस पर इमोशनल फुलफिलमेंट भी वो पॉल से चाहती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुअली देर ग्रोन अ अनहेल्दी इंटर डिपेंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन पॉल एंड मदर। एक तरह से ऐसा होता है, आपने इंडियन मैरिजेस में भी देखा हो कि जब हम किसी के रिलेशन में डिपेंड हो जाते हैं या उस रिलेशन की लिमिट क्रॉस होती है, तो आप देखते हो कि माँ बेटे के अटैचमेंट के कारण कितनी इंडियन फैमिलीज में भी लड़ाई होती है माँ के कारण, और शादियाँ टूट जाती हैं, और फिर पूरी फैमिली कई बार बिखर जाती है बिकॉज ऑफ मदर्स ओवर पोजेशन। तो ये ही कहीं समवॉट यहाँ पे टीएच लॉरेंस ने कहने की कोशिश की है। क्योंकि लॉरेंस क्या था, अच्छा ऐसे फैमिली में, ऐसे में बाद में, जैसा कि लॉरेंस के बारे में भी कहते हैं कि लॉरेंस ग्रू इनटू अ सेल्फ कॉन्शियस न्यूरोटिक। एक तरह का वह एक अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं। एंड एट द एज ऑफ 16 ही हैड मेट जेसी चैम्बर्स, इसकी एक फ्रेंड थी, एंड ही लाइक्ड एंड लव्ड हर। जेसी चैम्बर्स इसकी एक रियल गर्लफ्रेंड थी जिसको ये बहुत पसंद करता था। बट द डार्क शेड ऑफ हिज एडिपस रिलेशन विद मदर नॉट लेट हिम अटेन इमोशनल फुलफिलमेंट थ्रू जेसी। और जैसे मिरियम के साथ, जैसे क्लारा के साथ तो पॉसिबल ही नहीं था, पर मिरियम के साथ पॉल अटैच नहीं हो पाता क्योंकि मदर को देखे कि इसको देखे, और फाइनली वो ही हैज़ चोजन द मदर। तो ऐसे ही होता है। तो लॉरेंस बिलीव इन लॉ ऑफ पोलैरिटी, वो, एंड इफ टू कैरेक्टर्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन एनी फॉर्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप, पोलराइजेशन, तो वो उनको भी कोशिश करता है। वो जैसे पॉल कोशिश करता है कि मैं दोनों को कैसे मैनेज करूँ इस तरह से, तो भी वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती, और फाइनली मॉरल सफ़र करता है, और बहुत ज़्यादा सफ़र करता है पॉल मॉरल, और उसकी लाइफ एक तरह से ख़त्म है, वो जिंदा लाश बन के रह जाता है लास्ट आखिर में। तो अच्छा, इसमें एक और है, सिगमंड फ्रॉइड ने जैसे बोला एडिपस कॉम्प्लेक्स है ना, तो एडिपस कॉम्प्लेक्स आपको अगर पता हो तो एक ग्रीक प्ले था एडिपस रेक्स करके, उसी से ये लिया है, जिसमें एडिपस रेक्स में जो एडिपस कैरेक्टर है, हीरो है एडिपस उसका,
वो उसकी शादी उसकी मम्मी से ही हो जाती है और उससे उसका बच्चा हो जाता है अपनी माँ से, रियल मदर से। एडिपस रेक्स जो नाटक ड्रामा लिखा सोफोक्लस का, बहुत फेमस वर्क है, तो उसमें ही गेट्स मैरिड, वो अनोइंगली ही गेट्स मैरिड विद his own mother and then having a child, and as he comes to know that my mother is pregnant with me, and then because of me, and then he damages his both the eyes and he becomes blind to punish himself, है ना। तो ये जो एडिपस रेक्स है, इसी से ये एडिपस कॉम्प्लेक्स जो टर्म आया है, तो और वो हम सन्स एंड लवर्स में देखते हैं। पर ओवरऑल अगर आप इसको पढ़ लेना, आप टेक्स्ट भी पढ़ लेना, तो एट लास्ट दिस इज कॉल्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स यू हैव टू टेल व्हेन यू एनालाइज द टेक्स्ट। तो कभी भी एनालिसिस करो तो याद रखो कि उसका इंट्रोडक्शन देना, देन समरी। मैंने बताया हर क्वेश्चन का आंसर में, एवरी क्वेश्चन के आंसर में यू हैव टू रिमेंबर द समरी व्हाट आई हैव मेड इन लास्ट वीडियो। तो समरी तो आपको रिमेंबर करना है। समरी में फैमिली मेम्बर्स नेम, ये सारी चीज़ें यू हैव टू टेक केयर, तो ये अच्छे से करना। और इसके अलावा क्या थीम्स है, मैंने आपको बताया थीम्स क्या कौन कौन सी हैं ये। और फिर जैसे इसमें एक थीम है एडिपस कॉम्प्लेक्स से, तो एडिपस कॉम्प्लेक्स बताओ कि क्यों है, तो आप वहाँ पर भी रेफरेंस दे सकते हो कि दिस टर्म हैज़ टेकन फ्रॉम एडिपस रेक्स एंड एडिपस रिटन बाय सोफोक्लस, बहुत फेमस ऑथर था, और ये ग्रीक प्ले है एडिपस रेक्स, और उसी से ये एडिपस कॉम्प्लेक्स आया है। और ये एडिपस कॉम्प्लेक्स हम सन्स एंड लवर्स में भी देखते हैं, एज टाइटल सजेस्ट दैट सन्स, हाउ सन कैन बी अ लवर, बट हियर because of their limitation they cross their limitation and that's why they become lover, right? Sons become lover and mother become also lover to son, इस तरह से कुछ हो जाता है। तो ये आप लास्ट में बता सकते हैं। तो चलिए कंक्लूजन ये है कि आपने भी देखा लास्ट में, क्लैरा रिटर्न्स टू शीफील्ड। शीफील्ड इज़ द प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, विद हर हस्बैंड। क्लैरा अपने हस्बैंड के साथ शीफील्ड चली जाती है। सो शी इज़ ऑल्सो नाउ आउट ऑफ पॉल्स लाइफ। मेरियम तो गई है ना, वो पॉल्स की लाइफ से वो भी चली जाती है। वॉल्टर मॉरल सेल्स द हाउस। मैंने बताया वॉल्टर जैसा भी अच्छा बुरा उसका गर्लटूड के साथ, बट अब वो उस घर में रह नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी यादें हैं उसकी वाइफ की, वॉल्टर मॉरल की, जो उसके फादर हैं पॉल के। तो वो उस घर को बेच देते हैं एंड ही एंड पॉल टेक रूम इन अ टाउन। वो शहर चले जाते हैं और एक छोटा सा घर ले लेते हैं। And the novel ends with Paul's recognition that he will always love his mother, कि मैं तो अभी भी माँ, जब मैं जाऊँगा मेरी डेथ होगी तो माँ को ही प्यार करता हूँ, करूँगा। एंड ही डिसाइड्स टू स्टे अलाइव फॉर हर सेक। सुसाइड करने का सोचता है, पर सोचता है कि नहीं, मैं मेरी माँ के लिए ज़िंदा रहूँगा, और जब मैं मरूँगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मीट टू माई मदर। और इस तरह से दिस नॉवल एंड्स, राइट? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।